चैप्टर 16 पेरिस। उस क्षण मेरा सिर सतह से बाहर आ गया। कितना भ्रमित करने वाला था। मुझे यकीन था कि मैं डूब रहा हूँ। धारा रुक नहीं रही थी। यह मुझे और अधिक चट्टानों से टकरा रही थी। वे मेरी पीठ के बीच में तेजी से, लयबद्ध तरीके से गर्म हो रहे थे, मेरे फेफड़ों से पानी को बाहर धकेल रहे थे। यह बाहर बह रहा था। अद्भुत मात्रा, मेरे मुंह और नाक से बहता हुआ पानी। नमक जल रहा था और मेरे फेफड़े जल रहे थे और मेरा गला इतना पानी से भरा हुआ था कि सांस लेना मुश्किल था और चट्टानें मेरी पीठ को चोट पहुंचा रही थीं। किसी तरह मैं एक जगह पर टिका रहा, हालांकि लहरें अभी भी मेरे चारों ओर घूम रही थीं। मैं हर जगह पानी के अलावा कुछ नहीं देख पा रहा था, जो मेरे चेहरे तक पहुंच रहा था। सांस लो, एक बेचैनी से भरी आवाज ने आदेश दिया, और मुझे एक क्रूर दर्द का एहसास हुआ जब मैंने उस आवाज को पहचाना, क्योंकि वह एडवर्ड की नहीं थी। मैं आज्ञा का पालन नहीं कर सका। मेरे मुंह से बहता झरना इतनी देर तक नहीं रुका कि मैं सांस ले सकूं। काला, बर्फीला पानी मेरी छाती में भर गया, जलन होने लगी। चट्टान फिर से मेरी पीठ पर लगी, मेरे कंधों के बीच में, और पानी की एक और धार मेरे फेफड़ों से बाहर निकल गई। सांस लो, बेला, चलो, जेकब ने विनती की। मेरी दृष्टि के सामने काले धब्बे उभर आए, जो बढ़ते बढ़ते प्रकाश को अवरुद्ध कर रहे थे। चट्टान ने मुझ पर फिर से प्रहार किया। चट्टान पानी की तरह ठंडी नहीं थी, यह मेरी त्वचा पर गर्म थी। मुझे एहसास हुआ कि यह जेकब का हाथ था, जो मेरे फेफड़ों से पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। लोहे की छड़ जिसने मुझे समुद्र से घसीटा था, वह भी गर्म थी। मेरा सिर घूम गया, काले धब्बों ने सब कुछ ढक लिया। तो क्या मैं फिर से मर रहा था? मुझे ये पसंद नहीं आया, ये पिछली बार जितना अच्छा नहीं था। अब केवल अंधेरा था, यहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं था। टकराने वाली लहरों की आवाज़ कालेपन में फीकी पड़ गई और एक शांत, समान फुसफुसाहट बन गई, जो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कानों के अंदर से आ रही हो। बेला, जेकब ने पूछा। उसकी आवाज़ अभी भी तनावपूर्ण थी, लेकिन पहले जैसी उग्र नहीं थी। बेल्स, हनी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरे सिर का सामान उल्टी तरह से हिल रहा था, जैसे वह उबड़ खाबड़ पानी में मिल गया हो। वह कब से बेहोश है? किसी ने पूछा। वह आवाज़ जो जेकब की नहीं थी, उसने मुझे चौंका दिया, मुझे और अधिक केंद्रित जागरूकता की ओर ले गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं स्थिर था। मुझ पर कर्ट का कोई खिंचाव नहीं था, मेरे सिर के अंदर हलचल थी। मेरे नीचे की सतह सपाट और गतिहीन थी। यह मेरी नंगी भुजाओं पर दानेदार महसूस हो रहा था। मुझे नहीं पता, जेकब ने बताया, अभी भी बेचैन। उसकी आवाज़ बहुत ही करीबी थी। हाथ इतने गर्म थे कि वे मेरे गालों से उसके गीले बालों को साफ कर रहे थे। कुछ मिनट, उसे समुद्र तट पर ले जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। मेरे कानों के अंदर की शांत फुसफुसाहट लहरों की नहीं थी, बल्कि मेरे फेफड़ों में अंदर बाहर चलती हवा की थी। हर सांस ने मेरे फेफड़ों के मार्गों को जला दिया था, मानो मैंने उन्हें रगड़कर साफ कर दिया हो। स्टील ऊन, लेकिन मैं सांस ले रहा था, और मैं जम रहा था। हजारों तीखे, बर्फीले मोती मेरे चेहरे और हाथों पर लग रहे थे, जिससे ठंड और भी बढ़ रही थी। वह सांस ले रही है। वह ठीक हो जाएगी। हालांकि हमें उसे ठंड से बाहर निकालना चाहिए। मुझे उसका रंग बदलना पसंद नहीं है। मैंने इस बार सैम की आवाज़ पहचान ली। तुम्हें लगता है कि उसे स्थानांतरित करना ठीक है? जब वह गिरी तो उसकी पीठ या कोई अन्य चीज़ चोट नहीं लगी। मुझे नहीं पता। वे झिझके। मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। मुझे 1 मिनट लगा, लेकिन फिर मैं काले, बैंगनी बादलों को देख सका, जो मुझ पर बर्फीली बारिश बरसा रहे थे। जैक, मैंने कर्कश स्वर में कहा। जेकब के चेहरे पर आसमान की झलक नहीं थी। ओह, उसने हौंफते हुए कहा। उसके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। उसकी आंखें बारिश से भीगी हुई थीं। ओह, बेला, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? बस मेरा गला, मैंने हकलाते हुए कहा, मेरे होंठ ठंड से कांप रहे थे। तो फिर, चलो तुम्हें यहाँ से बाहर निकालते हैं, जेकब ने कहा।
उसने अपनी बाहें मेरे नीचे सरकाईं और बिना किसी प्रयास के मुझे उठा लिया, जैसे कोई खाली डिब्बा उठा रहा हो। उसकी छाती नंगी और गर्म थी। उसने बारिश से बचने के लिए अपने कंधे झुका लिए। मेरा सिर उसकी बांह पर टिका हुआ था। मैं पीछे रेत पर उछलते पानी की ओर खाली नजर से देख रहा था। तुम्हें वह मिल गई? मैंने सैम को पूछते हुए सुना। हाँ, मैं इसे यहीं से आगे ले जाऊंगा। अस्पताल वापस आ जाओ, मैं बाद में तुम्हारे साथ आऊंगा। धन्यवाद सैम। मेरा सिर अभी भी घूम रहा था। पहले तो उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आई। सैम ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई आवाज नहीं आई और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह पहले ही जा चुका है। जेकब ने मुझे दूर ले जाते हुए पानी को चाटा और रेत को हिलाया, जैसे कि वह इस बात से नाराज था कि मैं बच गया हूँ। जब मैं थके हुए से देख रहा था तो रंग की एक चिंगारी ने मेरी असंतुलित आंखों को पकड़ लिया। आग की एक छोटी सी चमक खाड़ी में दूर काले पानी पर नाच रही थी। छवि का कोई मतलब नहीं था और मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं वास्तव में कितना सचेत था। मेरा सिर काले उफनते पानी की याद से घूम रहा था। मैं इतना खो गया था कि मैं ऊपर या नीचे नहीं देख पा रहा था। इतना खोया हुआ। लेकिन किसी तरह जेकब, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मैंने बड़बड़ाते हुए पूछा। मैं तुम्हें खोज रहा था, उसने मुझसे कहा। वह बारिश में आधी अधूरी जॉगिंग करते हुए समुद्र तट से सड़क की ओर जा रहा था। मैं टायर के निशानों का पीछा करते हुए तुम्हारे ट्रक तक पहुंचा और फिर मैंने तुम्हारी चीख सुनी। उसने कहा, कांप उठा। तुम क्यों कूद रही हो, बेला? क्या तुमने नहीं देखा कि यहाँ तूफान आने वाला है? क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? राहत की सांस फीकी पड़ते ही उसके स्वर में गुस्सा भर गया। माफ करें, मैंने बुदबुदाया। ये बेवकूफ़ी थी। हाँ, ये सचमुच मूर्खतापूर्ण था, उसने सहमति जताते हुए कहा। जब उसने सिर हिलाया तो बारिश की बूंदें उसके बालों से छूटने लगीं। देखो, क्या तुम्हें ये बेवकूफ़ी भरी बातें तब के लिए बचाकर रखने में कोई आपत्ति है जब मैं आसपास रहूंगा? अगर मुझे लगेगा कि तुम मेरी पीठ पीछे चट्टानों से कूद रहे हो तो मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाऊंगा। जरूर, मैंने सहमति जताई। कोई समस्या नहीं। मेरी आवाज़ चेन स्मोकर की तरह थी। मैंने अपना गला साफ करने की कोशिश की और फिर करा उठा। गला साफ करना वहां चाकू घोंपने जैसा लगा। आज क्या हुआ? क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? अब कांपने की बारी मेरी थी। हालांकि मैं यहाँ इतनी ठंडी नहीं थी, उसके बेतुके शरीर की गर्मी के ठीक बगल में। जेकब ने अपना सिर हिलाया। वह अपने घर की ओर जाते हुए चलने से ज्यादा दौड़ रहा था। नहीं, वह पानी में भाग गई, क्योंकि खून चूसने वालों को वहां फायदा होता है। इसलिए मैं घर की ओर भागा। मुझे डर था कि वो वापस तैरने लगेगी। आप समुद्र तट पर इतना समय बिताते हैं। वह चुप हो गया, उसका गला भर आया। सैम तुम्हारे साथ वापस आ गया? क्या बाकी सब भी घर पर हैं? मुझे उम्मीद थी कि वे अभी भी उसकी तलाश में बाहर नहीं होंगे। हाँ, कुछ ऐसा ही है। मैंने उसकी अभिव्यक्ति को पढ़ने की कोशिश की। वह तेज बारिश में आंखें सिकोड़े हुए था। उसकी आंखें चिंता या दर्द से भरी हुई थीं। जो शब्द पहले समझ में नहीं आ रहे थे, वे अचानक समझ में आ गए। तुमने कहा, अस्पताल। पहले सैम से। क्या कोई घायल हुआ है? क्या उसने तुमसे झगड़ा किया? मेरी आवाज़ एक सब तक ऊपर उछल गई। कर्कशता के कारण अजीब लग रहा था। नहीं नहीं, जब हम वापस आए तो एम खबर लेकर इंतजार कर रही थी। ये हैरी क्लियरवाटर है। हैरी को आज सुबह दिल का दौरा पड़ा। हैरी, मैंने अपना सिर हिलाया, ये समझने की कोशिश करते हुए कि वो क्या कह रहा था। ओह नहीं, क्या चार्ली को पता है? हाँ, वह भी मेरे पिताजी के साथ वहीं है। क्या हैरी ठीक हो जाएगा? जेकब की आंखें फिर से कस गईं। अभी तो यह इतना अच्छा नहीं लग रहा है। अचानक मुझे अपराध बोध से बहुत बुरा लगा। बेवकूफ़ी भरी चट्टान से छलांग लगाने के बारे में मुझे बहुत बुरा लगा। इस समय किसी को भी मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। लापरवाह होने का ये कितना बेवकूफ़ाना समय है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने पूछा। उसी समय बारिश रुक गई। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि हम जेकब के घर वापस आ चुके हैं, जब तक कि वह दरवाजे से अंदर नहीं आया।
तूफान छत से टकरा रहा था। तुम यहीं रह सकते हो, जेकब ने मुझे छोटे से सोफे पर पटकते हुए कहा। मैं यहीं पर हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ सूखे कपड़े लाकर देता हूँ। मैंने अपनी आंखों को अंधेरे कमरे में ढलने दिया जबकि जेकब अपने बेडरूम में इधर उधर धक्के खा रहा था। बिली के बिना तंग सामने वाला कमरा बहुत खाली लग रहा था, लगभग उजाड़। यह अजीब तरह से अशुभ था, शायद इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि वह कहाँ है। जेकब कुछ ही सेकंड में वापस आ गया। उसने मेरे ऊपर ग्रे कॉटन का ढेर फेंका। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़े होंगे, लेकिन मेरे पास यही सबसे बढ़िया है। मैं बाहर निकल जाऊंगा ताकि तुम कपड़े बदल सको। कहीं मत जाओ, मैं अभी इतना थक गया हूँ कि चल नहीं सकता। बस मेरे साथ रहो। जेकब मेरे बगल में फर्श पर बैठा था, उसकी पीठ सोफे से सटी हुई थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह आखिरी बार कब सोया था। वह भी मेरी तरह थका हुआ लग रहा था। उसने अपना सिर मेरे बगल में पड़े तकिए पर टिकाया और जम्हाई ली। लगता है मैं 1 मिनट आराम कर सकता हूँ। उसकी आंखें बंद हो गईं। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। बेचारा हैरी, बेचारी सू। मुझे पता था कि चार्ली खुद से बाहर होने वाला है। हैरी उसके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक था। जैक के नकारात्मक विचारों के बावजूद मुझे पूरी उम्मीद थी कि हैरी इससे उबर जाएगा। चार्ली की खातिर, सू और लिया और सेठ की खातिर। बिली का सोफा रेडिएटर के ठीक बगल में था और मैं अब गर्म था, मेरे भीगे हुए कपड़ों के बावजूद। मेरे फेफड़ों में इस तरह दर्द हो रहा था कि मैं जागने के बजाय बेहोशी की ओर बढ़ रहा था। मैं अस्पष्ट रूप से सोच रहा था कि क्या सोना गलत था, या मैं डूबने के साथ साथ मस्तिष्काघात से भी पीड़ित था। जेकब ने धीरे धीरे खर्राटे लेना शुरू कर दिया और उसकी आवाज़ एक लोरी की तरह सुकून देने वाली थी। मैं जल्दी ही सो गया। बहुत लंबे समय के बाद पहली बार मेरा सपना एक सामान्य सपना था। पुरानी यादों में धुंधली सी भटकन, फीनिक्स सूरज की चकाचौंध कर देने वाली चमकीली झलक, मेरी माँ का चेहरा, एक जर्जर पेड़ का घर, एक फीकी रजाई, शीशों की एक दीवार, काले पानी पर एक लौ। तस्वीर बदलते ही मैं उनमें से हर एक को भूल गया। आखिरी तस्वीर ही एकमात्र ऐसी तस्वीर थी जो मेरे दिमाग में अटकी हुई थी। यह अर्थहीन थी, बस एक मंच पर एक सेट, रात में एक बालकनी, आसमान में लटकता हुआ एक चित्रित चांद। मैंने देखा कि लड़की अपनी नाइट ड्रेस में रेलिंग पर झुकी हुई थी और खुद से बात कर रही थी। अर्थहीन, लेकिन जब मैं धीरे धीरे होश में आने की कोशिश कर रहा था तो जूलियट मेरे दिमाग में थी। जेकब अभी भी सो रहा था, वह फर्श पर गिरा हुआ था और उसकी सांसें गहरी और समान थीं। घर में अब पहले से ज्यादा अंधेरा था, खिड़की के बाहर अंधेरा था। मैं अकड़ गया था, लेकिन गर्म और लगभग सूखा। हर सांस के साथ मेरे गले के अंदर जलन हो रही थी। मुझे कम से कम पानी पीने के लिए तो उठना ही था, लेकिन मेरा शरीर बस यही चाहता था कि वह यहीं लंगड़ाता रहे और फिर कभी न हिले। आगे बढ़ने के बजाय मैंने जूलियट के बारे में कुछ और सोचा। मैं सोच रहा था कि अगर रोमियो उसे छोड़ देता तो वह क्या करती, इसलिए नहीं कि उसे निर्वासित कर दिया गया था, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी रुचि खो दी थी। क्या होगा अगर रोजालिंड ने उसे समय दिया होता और उसने अपना मन बदल लिया होता? क्या होगा अगर जूलियट से शादी करने के बजाय वह बस गायब हो गया होता? मुझे लगा कि मैं जानता हूँ कि जूलियट कैसा महसूस करेगी। वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाएगी, सच में नहीं। वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, मुझे इस बात का पूरा यकीन था। अगर वह बूढ़ी और सफ़ेद बालों वाली हो जाती, तो भी जब भी वह अपनी आंखें बंद करती, तो उसे अपनी पलकों के पीछे रोमियो का चेहरा दिखाई देता। वह अंततः इसे स्वीकार कर लेती। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह अंत में पेरिस से शादी कर लेती, सिर्फ अपने माता पिता को खुश करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए। नहीं, शायद नहीं, मैंने तय किया। लेकिन फिर कहानी में पेरिस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया। वह सिर्फ एक छड़ी का पात्र था, एक प्लेस होल्डर, एक धमकी, उसे मजबूर करने के लिए एक समय सीमा। क्या होगा यदि पेरिस में और भी कुछ हो? क्या होता अगर पेरिस जूलियट का दोस्त होता, उसका सबसे अच्छा दोस्त?
क्या होता अगर वह एकमात्र व्यक्ति होता जिससे वह रोमियो के साथ हुई पूरी विनाशकारी घटना के बारे में बात कर सकती थी। एक ऐसा व्यक्ति जो उसे वास्तव में समझता था और उसे फिर से इंसान होने का एहसास कराता था। क्या होता अगर वह धैर्यवान और दयालु होता? क्या होता अगर वह उसकी देखभाल करता? क्या होता अगर जूलियट जानती कि वह उसके बिना जीवित नहीं रह सकती? क्या होता अगर वह उससे सच में प्यार करता और चाहता कि वह खुश रहे? और अगर वह पेरिस से प्यार करती है तो क्या होगा? रोमियो की तरह नहीं, बेशक ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इतना कि वह चाहती है कि वह भी खुश रहे। जेकब की धीमी गहरी सांसें कमरे में एकमात्र ध्वनि थी, जैसे किसी बच्चे को सुनाई गई लोरी, जैसे किसी झूलती कुर्सी की फुसफुसाहट, जैसे किसी पुरानी घड़ी की टिक टिक जब आपको कहीं जाना न हो। यह आराम की ध्वनि थी। अगर रोमियो वाकई चला गया था, कभी वापस नहीं आने वाला था, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता कि जूलियट ने पेरिस को उसके प्रस्ताव पर हामी भरी थी या नहीं? शायद उसे जीवन के बचे खुचे टुकड़ों में बसने की कोशिश करनी चाहिए थी जो पीछे छूट गए थे। शायद यही उसे खुशी के सबसे करीब पहुंचा सकता था। मैंने आह भरी और फिर कराह उठी जब आह ने मेरे गले को खरोंच दिया। मैं कहानी में बहुत ज्यादा पढ़ रहा था। रोमियो अपना मन नहीं बदलेगा। यही कारण है कि लोगों को अभी भी उसका नाम याद है, हमेशा उसके साथ जुड़ा हुआ, रोमियो और जूलियट। यही कारण है कि यह एक अच्छी कहानी थी। जूलियट को छोड़ दिया जाता है और वह पेरिस में चली जाती है, कभी भी हिट नहीं होती। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से बहक गया, अपने दिमाग को उस बेवकूफ़ी भरे खेल से दूर जाने दिया जिसके बारे में मैं अब और नहीं सोचना चाहता था। मैंने वास्तविकता के बारे में सोचा, बजाय चट्टान से कूदने के, और यह कितनी बड़ी बेवकूफ़ी भरी गलती थी। और सिर्फ चट्टान ही नहीं, बल्कि मोटरसाइकिलें और पूरी गैर जिम्मेदार एवल नीवेल वाली बात। क्या होगा अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ? चाली पर इसका क्या असर होगा? हैरी के दिल के दौरे ने अचानक मेरे लिए सब कुछ परिप्रेक्ष्य में ला दिया था। परिप्रेक्ष्य जिसे मैं देखना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर मैंने इसकी सच्चाई को स्वीकार किया तो इसका मतलब होगा कि मुझे अपने तरीके बदलने होंगे। क्या मैं उस तरह जी सकता हूँ? शायद यह आसान नहीं होगा। वास्तव में अपने भ्रमों को छोड़ना और वयस्क बनने की कोशिश करना बिल्कुल दुखद होगा, लेकिन शायद मुझे ये करना चाहिए, और शायद मैं कर सकता हूँ। अगर मेरे पास जेकब होता, मैं अभी यह निर्णय नहीं ले सकता। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। मैं कुछ और सोचूंगा। दोपहर में किए गए मेरे नासमझी भरे स्टंट की तस्वीरें मेरे दिमाग में घूम रही थीं, जबकि मैं कुछ सुखद सोचने की कोशिश कर रहा था। जब मैं नीचे गिरा तो हवा का एहसास, पानी का कालापन, धारा का थपेड़े, एडवर्ड का चेहरा, मैं बहुत देर तक वहीं रहा। जेकब के गर्म हाथ मुझमें जान फूंकने की कोशिश कर रहे थे। बैंगनी बादलों से बरसती चुभती बारिश, लहरों पर अजीब सी आग, पानी के ऊपर उस रंग की चमक में कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। बेशक ये वास्तव में आग नहीं हो सकती थी। मेरे विचारों में बाधा आई जब बाहर सड़क पर कीचड़ से गुजरती एक कार की आवाज़ आई। मैंने सुना कि वह घर के सामने रुकी है और दरवाजे खुलने और बंद होने लगे हैं। मैंने बैठने के बारे में सोचा और फिर मैंने ऐसा न करने का फैसला किया। बिली की आवाज़ आसानी से पहचानी जा सकती थी, लेकिन उसने अपनी आवाज़ को असामान्य रूप से धीमा रखा था ताकि वह केवल एक कर्कश बड़बड़ाहट लगे। दरवाज़ा खुला और रोशनी जल उठी। मैंने पलकें झपकाईं, कुछ पल के लिए अंधा हो गया। जैक चौंककर जाग गया, हौंफने लगा और अपने पैरों पर कूद पड़ा। माफ़ करना, बिली ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या हमने तुम्हें जगा दिया? मेरी आंखें धीरे धीरे उसके चेहरे पर केंद्रित हो गईं और फिर, जैसा कि मैंने उसके भाव पढ़े, वे आंसुओं से भर गईं। ओह नहीं, बिली, मैंने विलाप किया। उसने धीरे से सिर हिलाया, उसका चेहरा दुख से कठोर था। जैक जल्दी से अपने पिता के पास गया और उनका एक हाथ थाम लिया। दर्द की वजह से उसका चेहरा अचानक बच्चों जैसा हो गया। यह आदमी के शरीर के ऊपर अजीब लग रहा था। सैम बिली के ठीक पीछे था, अपनी कुर्सी को दरवाजे से बाहर धकेल रहा था। उसके चेहरे पर सामान्य संयम नहीं था। मुझे बहुत खेद है,
मैंने फुसफुसाकर कहा। बिली ने सिर हिलाया। ये हर तरफ से मुश्किल होगा। चाली कहाँ है? तुम्हारे पिताजी अभी भी सू के साथ अस्पताल में हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी हैं। मैंने जोर से निगल लिया। मुझे वहां वापस जाना चाहिए, सैम ने बुदबुदाया और वह जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गया। बिली ने अपना हाथ जेकब से खींच लिया और फिर वह लुढ़कता हुआ रसोईघर से होकर अपने कमरे की ओर चला गया। जैक ने 1 मिनट तक उसे घूरा, फिर मेरे पास आकर फर्श पर बैठ गया। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। मैंने उसका कंधा सहलाया। काश मैं कुछ सोच पाती जो मैं उससे कह पाती। काफी देर के बाद जेकब ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने चेहरे के सामने रख दिया। तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम ठीक हो? मुझे शायद तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। उसने आह भरी। मेरी चिंता मत करो, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। तुम इतने अच्छे नहीं लग रहे हो। मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा मुझे लगता है। मैं तुम्हारा ट्रक लेकर जाऊंगा और तुम्हें घर ले जाऊंगा। जब चाली वापस आएगा तो तुम्हें शायद वहीं होना चाहिए। सही। मैं सोफे पर बेसुध होकर लेटा रहा और उसका इंतजार करता रहा। बिली दूसरे कमरे में चुप था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी दरार से झांक रहा हूँ, एक निजी दुख को देख रहा हूँ जो मेरा नहीं था। जैक को ज्यादा समय नहीं लगा। मेरे ट्रक के इंजन की गर्जना ने मेरी उम्मीद से पहले ही सन्नाटा तोड़ दिया। उसने बिना कुछ बोले मुझे सोफे से उठने में मदद की। जब बाहर की ठंडी हवा से मैं कांप रहा था, तब उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। उसने बिना पूछे ड्राइवर की सीट ले ली और फिर मुझे अपनी बगल में खींच लिया ताकि वह अपना हाथ मेरे चारों ओर कसकर रखे। मैंने अपना सिर उसकी छाती से टिका दिया। आप घर कैसे जाएंगे? मैंने पूछा। मैं घर नहीं जा रहा हूँ। हमने अभी तक खून चूसने वाले को नहीं पकड़ा है, याद है? मेरी अगली कपकपी का ठंड से कोई संबंध नहीं था। उसके बाद का सफर शांत था। ठंडी हवा ने मुझे जगा दिया था। मेरा दिमाग सतर्क था और वो बहुत मेहनत और बहुत तेजी से काम कर रहा था। क्या होगा अगर? क्या करना सही होगा? मैं जेकब के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था। अब मैं इसकी कल्पना करने की कोशिश करने से भी कतराने लगा था। किसी तरह वो मेरे अस्तित्व के लिए जरूरी हो गया था। लेकिन चीजों को वैसे ही छोड़ देना जैसा वे थीं, क्या ये क्रूर था, जैसा कि माइक ने आरोप लगाया था? मुझे याद आया कि मैं चाहती थी कि जेकब मेरा भाई होता। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं बस उस पर अपना हक जताना चाहती थी। जब उसने मुझे इस तरह से पकड़ा तो मुझे भाईचारा महसूस नहीं हुआ। ये बस अच्छा, गर्म, आरामदायक और परिचित लगा। सुरक्षित। जेकब एक सुरक्षित आश्रय था। मैं दावा कर सकता था। इतना तो मैं कर ही सकता था। मुझे उसे सब कुछ बताना होगा, मैं ये जानता था। निष्पक्ष होने का यही एकमात्र तरीका था। मुझे उसे सही तरीके से समझाना होगा ताकि उसे पता चले कि मैं समझौता नहीं कर रहा हूँ, कि वह मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह पहले से ही जानता था कि मैं टूट चुका हूँ। ये बात उसे आश्चर्यचकित नहीं करेगी, लेकिन उसे इसकी सीमा जानने की आवश्यकता होगी। मुझे ये भी स्वीकार करना होगा कि मैं पागल हूँ और मैंने जो आवाज़ें सुनी उनके बारे में भी बताना होगा। निर्णय लेने से पहले उसे सब कुछ जानना होगा। लेकिन जब मैंने उस ज़रूरत को पहचाना तो मुझे पता था कि वह मुझे इन सब के बावजूद ले जाएगा। वो इस बारे में सोचने के लिए भी रुकेगा नहीं। मुझे इस काम के लिए जितना हो सके उतना समर्पित होना होगा, हर टूटे हुए टुकड़े को। उसके प्रति निष्पक्ष होने का यही एकमात्र तरीका था। क्या एक ऐसा कर सकता है? क्या 12 ऐसा कर सकते हैं? क्या जेकब को खुश करने की कोशिश करना इतना गलत होगा? भले ही उसके लिए मेरा प्यार मेरी क्षमता की एक कमज़ोर प्रतिध्वनि से ज़्यादा न हो, भले ही मेरा दिल बहुत दूर हो, मेरे चंचल रोमियो के पीछे भटक रहा हो और दुखी हो रहा हो, क्या यह इतना गलत होगा? जेकब ने मेरे अंधेरे घर के सामने ट्रक रोक दिया, इंजन बंद कर दिया, जिससे अचानक सन्नाटा छा गया। कई बार की तरह अब भी वो मेरे विचारों से तालमेल बिठाता हुआ लग रहा था। उसने अपना दूसरा हाथ मेरे चारों ओर लपेट लिया
मुझे अपने गाल पर दबाते हुए मुझे अपने से बांध लिया। फिर से यह अच्छा लगा, लगभग फिर से एक संपूर्ण व्यक्ति बन जाने जैसा। मुझे लगा कि वह हैरी के बारे में सोच रहा होगा, लेकिन फिर उसने बात की और उसका लहजा माफी मांगने वाला था। माफ करना, मुझे पता है कि तुम बिल्कुल वैसा महसूस नहीं कर रही हो जैसा मैं कर रहा हूँ, बेला। मैं कसम खाता हूँ कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं बस इतना खुश हूँ कि तुम ठीक हो, कि मैं गा सकता हूँ और यह ऐसी चीज़ है जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। उसने मेरे कान में अपनी गहरी हंसी हंसी। मेरी सांसें तेज हो गईं, मेरे गले की दीवारें दब गईं। क्या एडवर्ड, चाहे वह कितना भी उदासीन क्यों न हो, यह नहीं चाहेगा कि मैं इन परिस्थितियों में यथासंभव खुश रहूं? क्या उसके मन में इतनी दोस्ताना भावना नहीं होगी कि वह मेरे लिए इतना कुछ चाहे? मुझे लगा कि वह ऐसा करेगा। वह मुझसे इस बात पर नाराज नहीं होगा, मेरे दोस्त जेकब को थोड़ा सा प्यार देना जो वह नहीं चाहता था। आखिरकार ये बिल्कुल भी वही प्यार नहीं था। जैक ने अपना गर्म गाल मेरे बालों के ऊपर दबाया। अगर मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लूं और अपने होंठ उसके नंगे कंधे पर दबा लूं, तो मुझे बिना किसी संदेह के पता था कि क्या होगा। ये बहुत आसान होगा। आज रात स्पष्टीकरण की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं अपने दयनीय जीवन को बचाने के लिए अपने अनुपस्थित हृदय को धोखा दे सकता हूँ? जैसे ही मैंने अपना सिर घुमाने की सोची, तितलियां मेरे पेट पर हमला करने लगीं। और तभी, जैसे कि मुझे तत्काल खतरा महसूस हो रहा था, एडवर्ड की मखमली आवाज मेरे कान में फुसफुसाए। उन्होंने मुझसे कहा, खुश रहो। मैं ठिठक गया। जेकब ने मुझे अकड़ता हुआ महसूस किया और दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाते हुए मुझे स्वतः ही छोड़ दिया। रुको, मैं कहना चाहता था, बस एक मिनट, लेकिन मैं अभी भी अपनी जगह पर बंद था, अपने सिर में एडवर्ड की आवाज़ की प्रतिध्वनि सुन रहा था। तूफान से ठंडी हवा ट्रक के केबिन से होकर बह रही थी। ओह, जेकब की सांस ऐसे निकली जैसे किसी ने उसके पेट में घूंसा मार दिया हो। हे भगवान! उसने दरवाज़ा जोर से बंद किया और उसी क्षण इग्निशन में चाबियां घुमाईं। उसके हाथ इतनी जोर से कांप रहे थे कि मुझे समझ नहीं आया कि उसने ये सब कैसे किया। क्या गलत? उसने इंजन को बहुत तेजी से चलाया, वो लड़खड़ाने लगा और लड़खड़ाने लगा। पिशाच! उसने थूक दिया। मेरे सिर से खून की धार बहने लगी और मुझे चक्कर आने लगा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं इसकी गंध सूंघ सकता हूँ। अरे! जेकब की आंखें जंगली थीं, अंधेरी सड़क को घूर रही थीं। उसे शायद ही पता था कि वहाँ क्या क्या कंपन हो रहा था। उसके शरीर में हलचल मच गई। उसे यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, उसने खुद से फुसफुसाया। उसने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, मेरी डरावनी आंखों और सफ़ेद चेहरे को देखा, और फिर वह फिर से सड़क पर नज़र डालने लगा। ठीक है, तुम्हें बाहर निकालो। इंजन ने जोरदार आवाज के साथ काम करना शुरू किया। जब उसने ट्रक को घुमाया, तो टायरों की चीख निकल गई और वो हमारे एकमात्र बचने के रास्ते की ओर मुड़ गया। हेडलाइट्स फुटपाथ पर चमक उठी, काले जंगल की अग्रिम पंक्ति को रोशन किया और अंत में मेरे घर के सामने सड़क के उस पार खड़ी एक कार पर चमकी। रुको, मैंने हौंफते हुए कहा। यह एक काली कार थी, एक ऐसी कार जिसे मैं जानता था। मैं शायद ऑटोफाइल से बहुत दूर हूँ, लेकिन मैं आपको उस खास कार के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। यह एक मर्सिडीज S55 AMG थी। मुझे हॉर्स पावर और इंटीरियर का रंग पता था। मुझे फ्रेम के माध्यम से शक्तिशाली इंजन की आवाज़ का एहसास था। मुझे चमड़े की सीटों की समृद्ध गंध और जिस तरह से अतिरिक्त गहरे रंग की टिंट उन खिड़कियों के माध्यम से दोपहर को शाम की तरह दिखती थी, वो पता था। ये कारलिसल की कार थी। रुको, मैंने फिर चिल्लाया, इस बार और जोर से, क्योंकि जेकब सड़क पर ट्रक को तेजी से चला रहा था। क्या ये विक्टोरिया नहीं है? रुको, रुको, मैं वापस जाना चाहता हूँ। उसने इतनी जोर से ब्रेक लगाया कि मुझे डैशबोर्ड से खुद को बचाना पड़ा। क्या? उसने फिर से पूछा, हैरानी से। उसने मेरी ओर डरावनी आंखों से देखा। ये कार्लिसले की कार है। ये कलेंस की है। मुझे पता है।
उसने मेरे चेहरे पर भोर को उभरते देखा और एक भयंकर कंपन ने उसके शरीर को हिला दिया। अरे, शांत हो जाओ, जैक। सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है, देखो। आराम करो। हाँ, शांत रहो। उसने हाँफते हुए अपना सिर नीचे किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। जबकि वह भेड़िए में न बदल जाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, मैं पीछे की खिड़की से काली कार को देख रहा था। मैंने खुद से कहा, ये सिर्फ कार्लिसले था। इससे ज्यादा की उम्मीद मत करो। शायद ऐसमें यहीं रुक जाओ, मैंने खुद से कहा। बस कार्लिसले, बस इतना ही काफी था। इससे ज्यादा जो मैं फिर कभी पाने की उम्मीद नहीं कर सकता था। तुम्हारे घर में एक पिशाच है, जेकब फुसफुसाया, और तुम वापस जाना चाहते हो। मैंने उसकी ओर देखा और अनिच्छा से अपनी नजरें मर्सिडीज से हटा ली, इस डर से कि जैसे ही मैं नजरें हटाऊंगी वो गायब हो जाएगी। बेशक, मैंने कहा, उसके सवाल पर मेरी आवाज हैरानी से भर गई। बेशक मैं वापस जाना चाहता था। जेकब का चेहरा सख्त हो गया जब मैं उसे घूर रहा था, उस कड़वे मुखौटे में जम गया जिसके बारे में मैंने सोचा था कि वह हमेशा के लिए चला गया है। मुखौटा लगाने से ठीक पहले मैंने उसकी आंखों में विश्वासघात की झलक देखी। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। वह मुझसे 10 साल बड़ा लग रहा था। उसने गहरी सांस ली। तुम्हें यकीन है कि यह कोई चाल नहीं है? उसने धीमी, भारी आवाज में पूछा। यह कोई चाल नहीं है, ये कार्लिसले है। मुझे वापस ले चलो। उसके चौड़े कंधों में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसकी आंखें सपाट और भावहीन थीं। नहीं, जैक, सब ठीक है। नहीं, अपने आप को वापस ले जाओ, बेला। उसकी आवाज एक थप्पड़ की तरह थी, जिसकी आवाज सुनकर मैं चौंक गई। उसका जबड़ा कड़ा और खुला। देखो, बेला, उसने उसी कठोर आवाज में कहा, मैं वापस नहीं जा सकता। संधि हो या न हो, वह मेरा दुश्मन है। ऐसा नहीं है। मुझे सैम को तुरंत बताना होगा। इससे चीजें बदल जाएंगी। हम उनके इलाके में नहीं पकड़े जा सकते। जैक, यह कोई युद्ध नहीं है। उसने ट्रक को न्यूट्रल में डाला और उसे चलता हुआ छोड़कर दरवाजे से बाहर कूद गया। अलविदा, बेला, उसने अपने कंधे के ऊपर से पुकारा। मैं वास्तव में आशा करता हूँ कि तुम मरोगी नहीं। वह अंधेरे में भाग गया, इतनी जोर से कांप रहा था कि उसका आकार धुंधला लग रहा था। इससे पहले कि मैं उसे वापस बुलाने के लिए अपना मुंह खोल पाती, वो गायब हो गया। पश्चाताप ने मुझे एक पल के लिए सीट से चिपका दिया। मैंने जेकब के साथ क्या किया था, लेकिन पश्चाताप मुझे ज्यादा देर तक नहीं रोक सका। मैं सीट पर फिसला और ट्रक को वापस ड्राइव में डाल दिया। मेरे हाथ भी लगभग जैक की तरह ही कांप रहे थे और इसमें 1 मिनट का ध्यान लगाना पड़ा। फिर मैंने सावधानी से ट्रक को घुमाया और उसे वापस अपने घर ले गया। जब मैंने हेडलाइट बंद की तो बहुत अंधेरा था। चार्ली इतनी जल्दी में निकल गया था कि वह पोर्च लैंप जलाना भूल गया था। मुझे संदेह की पीड़ा महसूस हुई, घर को घूरते हुए गहरी छाया में। क्या होगा अगर यह एक चाल थी? मैंने पीछे मुड़कर उस काली कार की तरफ देखा जो रात में लगभग अदृश्य थी। नहीं, मैं उस कार को जानता था। फिर भी जब मैंने दरवाजे के ऊपर लगी चाबी को पकड़ने की कोशिश की तो मेरे हाथ पहले से भी ज्यादा कांप रहे थे। जब मैंने दरवाजे की कुंडी पकड़ी तो वो मेरे हाथ के नीचे आसानी से मुड़ गई। मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। दालान काला था। मैं उन्हें नमस्ते कहना चाहता था, लेकिन मेरा गला बहुत सूखा हुआ था। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैंने अंदर कदम बढ़ाया और लाइट स्विच को टटोला। यह इतना काला था, काले पानी की तरह। वह स्विच कहाँ था? बिल्कुल काले पानी की तरह, जिसके ऊपर नारंगी रंग की लौ असंभव तरीके से टिमटिमा रही थी। लौ जो आग नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर क्या? मेरी उंगलियां दीवार को छू रही थीं, अभी भी खोज रही थीं, अभी भी हिल रही थीं। अचानक जेकब ने आज दोपहर जो कुछ मुझसे कहा था, वह मेरे दिमाग में गूंज उठा और आखिरकार मेरे दिमाग में बैठ गया। उसने कहा था, वह पानी में उतर गई। खून चूसने वालों को वहां फायदा होता है। इसलिए मैं घर की ओर भागा। मुझे डर था कि वो वापस तैरने जा रही है। खोजते खोजते मेरा हाथ जम गया, मेरा पूरा शरीर अपनी जगह पर जम गया
क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैंने पानी पर अजीब नारंगी रंग क्यों पहचाना। विक्टोरिया के बाल हवा में उड़ रहे थे, आग के रंग के। वो वहीं थी, ठीक वहीं बंदरगाह में मेरे और जेकब के साथ। अगर सैम वहां नहीं होता, अगर सिर्फ हम दोनों होते। मैं सांस नहीं ले पा रही थी और न ही हिल पा रही थी। प्रकाश चमक उठा, यद्यपि मेरे जमे हुए हाथ को अभी भी स्विच नहीं मिला था। मैंने अचानक प्रकाश में आकर देखा कि कोई वहां खड़ा था और मेरा इंतजार कर रहा था।